So, in today's lecture, we are going to start the chapter number 4 of our physics, that is the turning. Okay, so chapter number 4, first of all, chapter 4, and that is turning effect of forces. And it is somewhat a very easy chapter as compared to the previous chapters we have studied. सो अगर इसमें आप अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रखेंगे तो ऑब्वियसली आपको इस चैप्टर पर आसान लगेगा. सो हर चीज़ की हम डिटेल में जाएंगे, उसको समझेंगे और फिर उसको हम बाद में एनालाइज करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है मैं इस तरह करूँगा कि अगर मैं आपसे एग्जांपल दूं कि एक आपके पास नट है और वो एक एक्सिल पर है और उसको बाइक पे है और वो लूज़ इन, क्या वो हैंड से वो नट आप लूज़ कर सकते हो? लाइक फॉर एग्जांपल बाइक के व्हील पर एक नट लगा हुआ है, आप उसको अपने हाथ से तो लूज़ नहीं कर सकते, आपको उसके लिए कोई, जिसको हम जो मटेरियल्स होते हैं लाइक जो अदर चीज़ें होती हैं हमें वो चाहिए होती हैं. ओके, जैसे कि स्पैनर. ओके, स्पैनर यानी कि उसे हम कहते हैं इंग्लिश में स्पैनर कहते हैं और उर्दू में उसे कहते हैं पाना. हम नहीं कहते पाना दे दो या फिर, तो पाना से यानी कि स्पैनर से हम यूज़ करते हैं उस नट को खोलने के लिए. ओके, सो नॉर्मली वी यूज़ स्पैनर क्योंकि स्पैनर का जो मेन फंक्शन है जो हम हाथ से नहीं कर सकते, हम हाथ से उस नट को लूज़ नहीं कर सकते बाइक के. सो द स्पैनर इंक्रीजेज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. स्पैनर इंक्रीजेज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, इसको गौर से समझो. किसी भी चीज़ को टर्न करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है और उसको टर्न करके जो इफ़ेक्ट मालूम होता है, दैट इज़ कॉल्ड द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. जैसे हमने नट को लूज़ किया तो हमने फोर्स लगाया, इसको टर्न किया, लूज़ किया और वो इफ़ेक्ट में क्रिएट हो गया. इसी तरह जैसे आप अपनी बुक में अगर आप जाते जाएंगे तो आपने एग्जाम्पल्स को देखते जाएंगे. सो इन दिस लेक्चर, in this topic inshallah we'll be gonna learn many interesting concepts such as torque, equilibrium and other applications in daily life. So first of all we have the concept of like and unlike parallel forces. Like and unlike parallel forces, अब ये बड़ा important concept है. Definition और उसको समझते हैं. लाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी होती हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन. अब इसका मतलब तो ये कह सकता हूँ कि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है. बिल्कुल. फॉर एग्ज़ाम्पल एक डायरेक्शन में मेरे पास ये फोर्स जा रही है और उसी डायरेक्शन में मेरे पास सेम ये फोर्स जा रही है. दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, नॉट दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. दिस इज़ नॉट अ पैरेलल, दिस इज़ अ परपेंडिकुलर. ओके, सो अभी हम पैरेलल फोर्सेस की बात करेंगे इस चैप्टर में. सो पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर इन अकॉर्डेंस विद ईच अदर and in the same direction are called like parallel forces. This is that sort of like parallel forces. अब बुक में आपकी एग्जांपल दी हुई है, एक इमेज है फिगर 4.3, क्योंकि बुक रीडिंग आपको खुद करनी है. 4.3 में आप देख सकते हो वेट ऑफ ईच एप्पल का कुछ एग्जांपल दी हुई है, तो आप वहाँ से इसको समझ सकते हो. ओके, मेरा काम है सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देना और उसको समझाना. नंबर 2 आई हैव अनलाइक पैरेलल. अब ये तो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ा हुआ है मैं बताता हूँ. अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर, अनलाइक का मतलब डिफरेंट और लाइक का मतलब सेम. सो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जो कि पैरेलल तो हैं, दैट आर पैरेलल तो हैं एक दूसरे के, बट हैव डायरेक्शंस ऑपोजिट टू ईच अदर. वाओ, अब डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर तो मुझे याद आ रहा है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग हम पढ़ चुके हैं और उसकी फोर्स की भी एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं.
सो दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। जैसे कि आप अगर देखो, फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन एप्पल दैट हैज़ बीन सबस्टेंडेड लाइक दिस, और यहाँ पर टेंशन फोर्स लग रही है और यहाँ पर उसका वेट की फोर्स लग रही है। दिस इज़ द टेंशन फोर्स, दिस इज़ द वेट फोर्स W। सो दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, सो दैट आर कॉल्ड, क्योंकि ये पैरेलल तो है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, मगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है। एक जा रही है उस तरफ नॉर्थ की तरफ, एक जा रही है साउथ की तरफ। ओके, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेज एंड लाइक पैरेलल फोर्सेज। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल दूं कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ दिस ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक फोर्स लग रही है F1। अभी आपको एग्ज़ाम के अंदर आइडेंटिफाई करने को दे सकते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है कि अनलाइक कौन सी है, जो अपोजिट हो वो अनलाइक है। सो ये जो आपको दी हुई है ये मैं आप फिगर बनाइए। सो इसमें F1 और F2 आर ऑल्सो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बिकॉज दे आर पैरेलल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, एंड F1 एंड F2 आर नॉट एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन। सो क्योंकि अब एक गौर से मेरी बात समझना, ओके ये जो हमने अभी एप्पल वाली फॉर एग्जांपल डायग्राम बनाई, लेट्स से दिस इज़ A और ये लेट्स से दिस इज़ B। एप्पल वाली केस में ये था कि ये जो फोर्सेस थी ऑपोजिट तो थी मगर अलोंग सेम लाइन थी, अलोंग सेम लाइन थी, यानी कि एक ही लाइन में ट्रैवल कर रही थी मगर डायरेक्शन अपोजिट थी। तो ये ए वाले केस में मैंने कहा कि ये टेंशन वाले केस में था। मगर बी वाले केस में क्या हुआ, ये आपकी नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। सो जब ये नॉट एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, क्यों नहीं भाई, यहीं से देख लो, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, कोई कॉन्सेप्ट बन रहा है? नो, अलग अलग दोनों की लाइंस हैं। सो इट मीन्स दैट दे बोथ आर इन द अपोजिट lines or they are not along the same line, so it means they can rotate the object or they can turn the object। ये object को turn कर सकती है like the spanner as we discussed in the earlier example। जिस तरह हमने स्पैनर को डिस्कस किया था, क्योंकि वो केपेबल ऑफ रोटेटिंग द नट थी ना, उस नट को लूज करने के लिए केपेबल था। तो दिस टाइप ऑफ फोर्सेज इन पार्ट बी हम कह सकते हैं दे आर केपेबल ऑफ रोटेट करने के लिए ये वाली फोर्सेस काम आ सकती हैं। अभी कैसे आ सकते हैं हम इसको और ज़्यादा डिस्कस करेंगे डिटेल फॉर्म। सो लेट्स मूव फर्दर। सो इत्तेफाक ये हुआ कि मैंने अभी आपका एसएलओ रिव्यू किया। सो मुझे लगा कि उसमें मुझे लगता था कि उसमें आपका वेक्टर्स और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का टॉपिक होगा, और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, मगर आपके एसएलओ में इस बार वेक्टर ऑफ फोर्सेस का टॉपिक है ही नहीं। सो आई एम सम वॉट शॉक राइट नाउ कि आपको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस नहीं करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ सम वॉट वेरी हार्ड और डिफ़िकल्ट टॉपिक फॉर योर 9th क्लास। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फोर्स और उसके कंपोनेंट्स और वेक्टर का इस वक्त कोई ताल्लुक़ नहीं है आपकी फ़िज़िक्स के अंदर 9th क्लास के अंदर। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डायरेक्ट द टॉपिक ऑफ टॉर्क। ओके, फोर्स अभी हमने पढ़ ली है, टर्निंग अफेक्ट, लाइक एंड पैरेलल फोर्सेस, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। अब समझते हैं सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल से। समझिए कि हम डोर को क्लोज़ और ओपन करते हैं, जो हमारा दरवाज़ा होता है, बाय पुशिंग और पुलिंग इट। ओके, सो जब हम पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं और टर्न करते हैं डोर को अबाउट इट्स हिंज और एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट इट्स हिंज और एक्सिस ऑफ रोटेशन, आप अपने दरवाजे के पास जाइए घर के और उसके पीछे जाकर देखिए, जब आप उसको टर्न करते हैं, पुश करते हैं, तो एक एक्सिस से, एक पॉइंट से वो टर्न होता है, रोटेट होता है, ठीक है ना। सो दैट इज़ द हिंज और एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, सो द डोर इज़ ओपन और क्लोज ड्यू टू द टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्सेस। सो डोर ओपन और क्लोज्ड ड्यू टू टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ओके, सो अब ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स वगैरह क्या है ये तो मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि उससे पहले मुझे आपको हर चीज़ के बारे में एक इंट्रोडक्शन देना होगा
तब जाके मैं बताऊंगा कि टॉर्क असल में है क्या और मोमेंट ऑफ फोर्स असल में है क्या। तो अभी मैंने बताया कि डोर एक हिंज और एक्सिस ऑफ रोटेशन से रोटेट होता है और वो टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्सेस में आता है। सेकंड वी हैव अ रिजिड बॉडी एग्जांपल। सो एक रिजिड बॉडी का मतलब होता है ऐसी बॉडी के उनके जो डिस्टेंस है आपस में पार्टिकल्स का, अगर मैं इतनी फोर्स लगाऊं, एक्स्ट्रा फोर्स लगाने पर भी वो बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रही है, अपनी जगह से हिल नहीं रही है। दैट इज़ कॉल्ड द रिजिड बॉडी। इंग्लिश में रिजिड का मतलब होता है स्टिफ, स्टिफ और इसी के साथ साथ फर्म भी हम इसे कहते हैं हाई लेवल इंग्लिश में। स्टिफ और फर्म का मतलब है ऐसी बॉडी, ऐसी चीज़ जिसको हम अपनी जगह से हिला नहीं सकते, क्योंकि उसके पार्टिकल्स आपस में क्लोज़र होते हैं, क्लोज़र डिस्टेंस पर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते। क्लोज़र डिस्टेंस पर होंगे तो जाहिर सी बात है इतना अफेक्ट नहीं होगा, टर्निंग अफेक्ट। सो ऐसी चीज़ें जिसको हम डिफॉर्म नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी डिफॉर्म। डिफॉर्म मतलब अपने शेप से हम उसको चेंज नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ का शेप चेंज कर दो, मोल्ड कर दो, उसे मोड़ दो, तो जो चीज़ डिफॉर्म नहीं हो सके दैट इज़ कॉल्ड द रिजिड बॉडी। नाउ वी हैव अ पॉइंट दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप फर्ज करें कि आपकी एक रिजिड बॉडी है और वो रोटेट कर रही है अबाउट अ लाइन। द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन अ सर्कल्स विद देयर सेंटर्स ऑल लाइंग ऑन दिस लाइन। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ाई थी डायनामिक्स में, और फॉर एग्जाम्पल उसमें ना बकेट की एग्जाम्पल दी थी। और अब या ऐसा कर लो कि यहाँ पर एक रिजिड बॉडी है जिसके मैंने ये पार्टिकल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत क्लोज हैं, मगर वो रोटेट करके कुछ इस तरह, ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है। सो ये इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं ये अपनी डायरेक्शन को चेंज किए बगैर रोटेट कर रहे हैं about a center of a axis of an axis. The line which rotates about a center of an axis, so that is called the axis of rotation of the body, and over here this center or the midpoint is known as the axis of rotation of a body. तो इसमें rigid body को हम without deform किए हुए उससे हम रोटेट कर पा रहे हैं, ओके। रिजिड बॉडी का मतलब ये नहीं है कि वो रोटेट नहीं हो सकती, रिजिड बॉडी कैन बी रोटेटेड। ये एक एमसीक्यू की नहीं और नॉलेज के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मगर उसको हम डिफॉर्म नहीं कर सकते, उसको अपनी जगह से नहीं हिला सकते। पार्टिकल्स देखो ना, इसमें अपनी जगह से कहाँ हिल रहे हैं, एक ही पाथ को, सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं, लाइक इन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी डिस्कस्ड। सो दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द रिजिड बॉडी। सो फोर्सेज दैट प्रोड्यूसेस टर्निंग अफेक्ट आर वेरी कॉमन, लाइक टर्निंग पेंसिल इन अ शार्पनर is an example of turning effect of a force. Turning a stop cock of a water, जैसे कि हम जो पानी का नलका होता है उसको जो हम खोलते हैं, that is also turning effect of a force, okay. And जो लॉक होता है हमारे दरवाज़ों का, door knob is also the turning effect of force. So these are the examples of the turning effect of force. So अब जाकर मुझे समझ आया कि अब मैं ये कह सकता हूँ that turning effect of force इज़ कॉल्ड, क्या कहलाता है, टॉर्क। टॉर्क और मोमेंट आर्म, टॉर्क और मोमेंट आर्म दोनों एक ही चीज़ हैं। अच्छा, इसकी स्पेलिंग थोड़ी ज़रा सही लिख लो, TORQUE इज़ द टॉर्क। सो ऐसा एक्सिस या ऐसी फोर्स जो कि एक रिजिड बॉडी को या किसी भी बॉडी को अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करे फोर्स की मदद से, दैट फोर्स इज़ कॉल्ड टॉर्क, या फिर मैं कह सकता हूँ मोमेंट आर्म, ओके। सो मोमेंट आर्म की अगर हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और उसकी डिटेल में जाएंगे। सो बिफोर मूविंग टू द टॉपिक ऑफ मोमेंट आर्म, मैंने उसकी कुछ आपके बुक से पेज की हाईलाइट निकाली है, तो उसको हमें रीड करना और समझना बहुत ज़रूरी है। सो वाई द हैंडल ऑफ अ डोर इज़ फिक्स्ड नियर द आउटर एज ऑफ अ डोर। अब आपको पता है जब हम हैंडल को यूज़ करते हैं डोर के लिए तो वो एक आउटर एज ऑफ अ डोर से फिक्स्ड होता है। तो उसकी मदद से वी कैन ओपन और क्लोज द डोर मोर इजीली बाय अप्लाइंग फॉर फोर्स एट द आउटर एज ऑफ अ डोर रादर देन नियर द हिंज। थस द लोकेशन वेयर द फोर्स इज अप्लाइड टू टर्न अ बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आया होगा, अब गौर से सुनो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पॉइंट है दिस वन, और ये मैं डोर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जो यहाँ पर पूरी बात है मैं इसको अपने तौर पे आपको समझा रहा हूँ। ये डोर का पॉइंट है, हैंडल है, और ये हैंडल एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द डोर, दिस इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द डोर।
यहाँ से बहुत दूर है, तो क्या ये कम फोर्स लगाने पर रोटेट कर जाएगा? यस। मगर अगर यही एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरे पास करीब है डोर के हैंडल से, तो क्या ये उतनी ही फोर्स लगाने पर रोटेट करेगा? नहीं, बल्कि क्या ज़्यादा फोर्स लगाने पर भी रोटेट नहीं करेगा। तो इसलिए ग्रेटर द डिस्टेंस, ग्रेटर इज़ द टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स, ग्रेटर इज़ द टॉर्क। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन डोर और एनी अदर थिंग एल्स। सो ये बात को मैंने अपने वर्ड्स में समराइज़ किया। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट दैट लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस स्टडी द फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स। अब ऐसे फैक्टर जिसमें हम टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स को डिपेंड करते हैं, उन फैक्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। You might have seen that a mechanic use a spanner as shown in the figure 4.11. Okay, ये जो आपको स्पैनर पाना दिखाया जा रहा है, मैकेनिक जो आप आमतौर पर मैंने एग्जाम्पल दी थी यूज़ करते हैं टू लूजन और टाइटन अ नट और अ बोल्ट। ओके, अ स्पैनर हैविंग अ लॉन्ग आर्म हेल्प्स हिम टू डू इट विद ग्रेटर ईज देन वन। अब मेरी बात गौर से सुनो, वही बात मैंने बताई अभी ऊपर, जिसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, तो इसको रोटेट करना आसान होगा बनिस्बत इसके जो छोटा पाना है उसके। बिल्कुल, इट इज़ ईजी टू टाइटन अ नट यूजिंग अ स्पैनर ऑफ अ लॉन्गर आर्म, जिसका लॉन्गर आर्म है देन अ स्पैनर ऑफ अ शॉर्टर आर्म। वही बात जो मैंने अभी ऊपर बताई। इट इज़ बिकॉज द टर्निंग अफेक्ट ऑफ द फोर्स इज डिफरेंट इन टू केसेस। कैसे? द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स यूजिंग अ स्पैनर ऑफ लॉन्गर आर्म इज ग्रेटर देन द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द सेम फोर्स बट यूजिंग अ स्पैनर ऑफ अ शॉर्टर आर्म। दोबारा समझो, अब मैं इसको अपने वर्ड्स में समझाता हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लॉन्ग डिस्टेंस वाली चीज़ है, ठीक है, और इसका जो टर्निंग अफेक्ट ऑफ द फोर्स है वो कैसे होना चाहिए कि इस तरह होना चाहिए कि ऐसे मोमेंट पर जब मैं फोर्स अप्लाई करूं ऐसे स्पैनर पर जिसका लॉन्ग आर्म हो, तो उस पर टॉर्क जो है ज़्यादा हो जाए। तो इसका मतलब टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, या फिर मोमेंट आर्म इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड of long distance, FL, force applied of long distance. Torque is inversely proportional to the force applied of long distance, बल्कि इसको एक और तरीके से मैं कह सकता हूँ, torque is directly proportional to the force applied to the short distance। यानी कि shorter the arm, shorter the torque, longer the arm, longer the moment arm और the torque। यानी कि जितना लंबा आर्म होगा उतनी ही ज़्यादा आसानी से हम उस फोर्स को लगाकर उसको टॉर्क को, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन को उससे रोटेट करा सकेंगे। एंड दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द स्पैनर दैट द मैकेनिक्स यूज़, क्योंकि वो छोटा पाना यूज़ नहीं करते, वो हमेशा बड़ा पाना यूज़ करता है ताकि वो असली आसानी से टर्निंग अफेक्ट क्रिएट कर सके। सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द मोमेंट आर्म। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी और चीज़ें।